Welcome everyone to this video on the p block elements। जैसे आप सबको पता है कि ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम p block एलिमेंट्स बोलते हैं because in these elements the last electron enters the p orbital। तो जब हम p block एलिमेंट को स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली हम हर ग्रुप को अलग अलग स्टडी करते हैं। एंड इन टुडेस वीडियो we will take a look at ग्रुप 15 विच इज नाइट्रोजन फैमिली। और आज की वीडियो में हमारा फोकस रहेगा एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें ट्रेंड्स डाउन द ग्रुप। एंड लॉट ऑफ दिस ट्रेंड्स यू विल एनकाउंटर अगेन इन ग्रुप 16 17। सो देयरफॉर go through this video very carefully so that you don't encounter any problems while studying group 16 and 17. And the way we are going to cover this is by focusing on the concept or the basic factor behind various properties being shown by these elements। इस तरीके से करने से आपको मतलब उसको एनालाइज करना इजी हो जाएगा, उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा, रादर देन चीजों को याद करना या रटना, उससे आपको मजा नहीं आएगा कभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के ट्रेंड समझ लोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बिकम एक्सट्रीमली इजी एंड इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ नाइट्रोजन फैमिली। तो आज की वीडियो के अंदर वी विल लुक एट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ग्रुप 15। वी विल लुक एट their occurrence and which are the various elements which are part of group 15। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज और स्टडी करेंगे जनरल ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये प्रॉपर्टीज और उनके ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ही लार्ज एक्सटेंट तक। एंड देन वी विल कंक्लूड दिस वीडियो बाय लुकिंग एट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग एटॉमिसिटी कवर करेंगे, मेटालिक कैरेक्टर देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे कि वो किस तरीके से वेरी कर रहा है डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड वेरिएशन इन डेंसिटी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे और इनमें से ज्यादातर चीजें आप लोगों ने क्लास 11th के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टॉपिक में कवर करी हुई है। क्योंकि जब हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज का वेरिएशन पढ़ेंगे तो सारे के सारे जो रीजंस हैं, जो सारे के सारे वेरिएशंस हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्लास 11th में कवर करे हुए हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट our journey of studying p block element from group 15. So we will start with a brief introduction to group 15. We'll specifically look at all the elements which are part of group 15 and their occurrence in nature. तो जब हम ग्रुप 15 की बात करते हैं, so इट इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजन फैमिली, और ये कार्बन और ऑक्सीजन फैमिली के बीच में लाइक करता है। सो दिस इज बेसिकली योर ग्रुप 15। ओके, एंड इट कंप्राइजेस एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उसके बाद मस्कोवियम भी आता है जो कि एक सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड कंपाउंड है, उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। We will focus our discussion trends mainly from nitrogen to bismuth। ठीक है, तो ये ग्रुप 15 के मेन एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो अर्थ क्रस्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल एग्जिस्ट करता है 2 प्रिडोमिनेंट फॉर्म्स के अंदर, एंड दोस फॉर्म्स आर सोडियम नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं हम चाइल्ड
saltpeter, and KNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर। चाइल्ड भी एक कंट्री का नाम है। ओके, सो मिनरल के फॉर्म में नाइट्रोजन इज फाउंड एज सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, जिस और उस ओर को हम बोलते हैं चाइल्ड सॉल्ट पेटर एंड इंडियन सॉल्ट पेटर। तो ये नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बिसाइड्स दिस नाइट्रोजन इज ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑर्गेनिकली अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स के फॉर्म में प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजन मिलता है। और अगले क्लासेस में भी आप पढ़ते हुए आए हो कि नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इनफैक्ट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे टिपिकली कंटेन नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। तो उसमें से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों तो इसी ग्रुप 15 को बिलोंग करते हैं। जब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, सो फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड लिविंग सेल्स। ठीक है, याद रखो बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। टिपिकली यू रिमेंबर कि भैया बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, बट फॉस्फोरस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन लिविंग सेल्स। And phosphoproteins are present in milk and eggs. तो ये है मेन अकरेंसेस जहां पर मेनली हमें फॉस्फोरस मिलता है। ओके, चलिए अब आते हैं हम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर, इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज। और किसी भी एलिमेंट की, किसी भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या किसी भी पीरियड की एटॉमिक प्रॉपर्टीज जब हमें स्टडी करनी होती है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज विल अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग अ लुक एट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2Np3। तो यहां पर देख रहे हो कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं दे कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। दैट इज दे हैव हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स, दे हैव हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स। और हमने 11th क्लास में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे तब हमने स्टडी किया था कि फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल, राइट? कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल। तो क्योंकि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के अंदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, p तुम्हारा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और s इज कंप्लीटली फिल्ड, therefore this electronic configuration is very stable. So now let's take a look at electronic configuration of each of the elements of group 15. So we have nitrogen which belongs to period 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2p3. phosphorus belongs to period 3, so it will have electronic configuration of 3s2 3p3. Now interestingly, now when we come to arsenic which belongs to period 4, तो इसके अंदर आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं। तो आर्सेनिक के अंदर जो इनर डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड अप हो जाता है, तो यू विल हैव 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड विद 10 इलेक्ट्रॉन एंड देन यू विल हैव 4s2 4p3. जब हम एंटीमनी की बात करेंगे तो 3d भी कंप्लीटली फिल्ड होगा और 4d भी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। एंड अगेन व्हेन वी कम टू बिस्मथ, बिस्मथ के अंदर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, मतलब बिस्मथ आता है उससे पहले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आ गए, यानी सारे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों आ गए। तो इसके अंदर क्या होगा कि फोर्थ शेल का एफ ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन से, फॉलोड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 5d ऑर्बिटल, एंड देन यू विल हैव 6 शेल 6s2 and
6p3। तो जो s और p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल रिमेन सेम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किस चीज पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम आर्सेनिक जो कि 4th पीरियड को बिलोंग करेगा तो हमें 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल करना है, उसके नेक्स्ट में 4d फिल करना है, उसके नेक्स्ट वाले में 5d तो करना ही है, साथ में 4f भी करना है। और इन चीजों का बहुत सिग्निफिकेंस है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे, किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, साइज पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, इन सब पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है ऑफ द फैक्ट कि किस कुछ एलिमेंट्स के अंदर डी ऑर्बिटल्स हैं, कुछ में डी ऑर्बिटल्स नहीं है, कुछ में डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं। ओके, so this electronic configuration you should know, very easy, straightforward, you should be able to write. Now, having taken a look at general electronic configuration, we will take a look at some important atomic properties, or rather variations in these atomic properties. तो पहली एटॉमिक प्रॉपर्टी जिसका ट्रेंड हम स्टडी करेंगे वो है एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज के अंदर ट्रेंड्स विद इन अ पीरियड एंड विद इन अ ग्रुप हम लोग ने लास्ट ईयर भी स्टडी किया था, राइट? और हम लोग ने क्या स्टडी किया था कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज जनरली इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज होता है। सिमिलर ट्रेंड हमें ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सेम ट्रेंड हमें ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 सबके एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा। ओके, सो एज आई सेड कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, यानी नाइट्रोजन सबसे छोटा होगा और बिस्मथ सबसे बड़ा होगा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी ऑब्जर्व आल्सो, and this is happening because number of shells increases, right? जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं सेकंड पीरियड में है, it has got 2 shells। जब हम बिस्मथ की बात करते हैं 6th पीरियड में है, it has got 6 shells। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे उनकी दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती चली जाएगी, and therefore we expect atomic size to increase and atomic size actually increases। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट what is interesting to note is कि जब हम नाइट्रोजन से फास्फोरस पे जाते हैं तो उनके साइज में जो इंक्रीज होता है वो बहुत ज्यादा है, पर जब हम लोअर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो इंक्रीज इन साइज है वो काफी मार्जिनल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अब मैं आपको एक फिगर्स दिखाता हूं, उसमें जब आप एटॉमिक साइज कंपेयर करोगे तो यू विल बेटर अप्रिशिएट दिस पॉइंट। तो राइट हैंड साइड में देखो इस टेबल के अंदर कि नाइट्रोजन से जब हम फास्फोरस में जा रहे हैं तो रफली 50% इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज, इनफैक्ट 50% से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। Whereas compare the atomic size of antimony and bismuth, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। इनफैक्ट जो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम फास्फोरस टू बिस्मथ वो परसेंटेज टर्म में 50% से कम है, राइट? मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस में इंक्रीज हो रहा था उससे कम इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम फास्फोरस टू आर्सेनिक टू एंटीमनी टू बिस्मथ। मतलब एक दो एलिमेंट के बीच में जो इंक्रीज हो रहा था, 4 एलिमेंट भी उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो एज यू कैन सी इसका जो मेन रीजन है दैट इज इसका जो मेन रीजन है दैट इज पुअर स्क्रीनिंग by electrons of completely filled d and f orbitals। हम सबको पता है स्क्रीनिंग क्या होता है। जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक तरह की शील्ड बना लेते हैं सो दैट जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियर का पूरा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते, इसी को हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो जो डी एंड एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग होती है वो काफी पुअर होती है, ठीक है? तो इसके कारण क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अल्टीमेटली जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो क्या होता है? टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग।
तो अगर डी और एफ ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग कम है तो ये क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, देयरफॉर जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एटॉमिक साइज के अंदर जो इंक्रीज होता है वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो रीजन समझ में आ गया कि एटॉमिक साइज जो इंक्रीज होता है वो कम इंक्रीज होने लगता है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एंटीमनी और बिस्मथ में फॉर एग्जांपल हम लेंगे कि क्यों इतना कम इंक्रीज हो रहा है। तो अगेन इस टेबल को ध्यान से देखो, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में कोई भी डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आया है, तो पुअर स्क्रीनिंग का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए इंक्रीज काफी ज्यादा है। यहां पर तुम्हारे डी इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो गए, यहां पर भी डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एंटीमनी में देखोगे एफ ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फील्ड है 14 इलेक्ट्रॉन से, और डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है 10 इलेक्ट्रॉन से। तो इन जो 24 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल एफ और डी ऑर्बिटल्स में, इनकी स्क्रीनिंग बहुत पुअर है, जिसके कारण जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए एंटीमनी का साइज करीब करीब 141 पिकोमीटर था और ये 148 पिकोमीटर है, राइट। तो दिस इज द रीजन व्हाई इंक्रीज इन एटॉमिक साइज रिड्यूसेस। ये चीज हमेशा याद रखना कि जो स्क्रीनिंग है वो एस ऑर्बिटल की सबसे बेस्ट होती है, फॉलोड बाय पी, फॉलोड बाय डी, फॉलोड बाय एफ। तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सबसे इफेक्टिवली स्क्रीन करते हैं, फॉलोड बाय पी ऑर्बिटल, फॉलोड बाय डी ऑर्बिटल एंड फॉलोड बाय एफ ऑर्बिटल। क्लियर है वाला पॉइंट? तो दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाई देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन साइज फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस बट very marginal increase in size from antimony to bismuth. Okay, चल अब जो नेक्स्ट ट्रेंड देखेंगे, जो नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी हम कंसिडर करेंगे वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एज यू ऑल नो, आयोनाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एटम टू इट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की अंदर जो एनर्जी चाहिए इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, वो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब इसके अंदर भी जो ट्रेंड है दैट इज अलोंग द एक्सपेक्टेड लाइंस। चलो इसको स्टडी करते हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरीके से चेंज होगी जब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ में जाएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे। ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल कम डाउन। तो अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन विल फाइंड इट इजियर टू मूव अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। भाई अगर किसी चीज को न्यूक्लियस कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो उस चीज का न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर जाना ज्यादा आसान होगा, राइट। भाई अगर आपको कोई जोर से पकड़े तो आप उसका हाथ छुड़ाकर नहीं जा पाओगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर कोई आपको लूजली पकड़ा हुआ तो आप इजीली उसका हाथ छुड़ाकर भाग जाओगे। सेम चीज यहां पर हो रही है। देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। तो यही चीज होती है, राइट। तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, ये सब आपको पता है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की विद ग्रुप 16 एलिमेंट्स, तो हमें वी फाइंड कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। ठीक है, एटॉमिक साइज किसका ज्यादा है? एटॉमिक साइज किसका ज्यादा है? एटॉमिक साइज ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का ज्यादा है। तो अगर एटॉमिक साइज की बात करें तो ग्रुप 16 की एटॉमिक साइज इज लेस देन ग्रुप 15।
तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा होगा, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता है। और इसके पीछे का रीजन है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। क्या रीजन है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ये हम अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ग्रुप 15 के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP3, अभी हमने देखा। और ये क्या है? हाफ फिल्ड है, ये फुल्ली फिल्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए एटम की टेंडेंसी बहुत कम होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, एंड देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी अगले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स। ओके, तो इतना ही हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी के वेरिएशंस के बारे में पता होना चाहिए। और ये पॉइंट्स ग्रुप 16 ग्रुप 17 में भी वैलिड हैं। उनके अंदर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो कम होगी, राइट। तो जब हम ग्रुप 16 और ग्रुप 17 करेंगे तो उसके अंदर मैं ये चीजें कवर नहीं करूंगा। तो ये जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं ये वैलिड है ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 तीनों ग्रुप्स के लिए। जो भी वेरिएशंस होंगे, कुछ अगर डिफरेंस एक्सेप्शंस होंगे तो वो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें देखनी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और ये लास्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी है जो हम स्टडी करेंगे। तो अगेन इसके अंदर भी ट्रेंड अलोंग द एक्सपेक्टेड लाइंस ही है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने में, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, इसलिए न्यूक्लियस विल फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। तो क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी will decrease from top to bottom in the group. Nitrogen is the most electronegative element in this group. ठीक है, and in fact among all the elements फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन की, और उसके बाद नाइट्रोजन। इट इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, so electronegativity decreases from top to bottom in the group due to gradual increase in atomic size. तो इसके साथ हम लोगों ने एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन या ट्रेंड कवर कर लिए हैं। हम लोगों ने देखा ट्रेंड इन एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सारे के सारे अलोंग द एक्सपेक्टेड लाइंस थे, और मतलब उसके अंदर कोई ऐसी नई चीज नहीं थी जो हमें पहले से या अगले क्लासेस के अंदर हमने स्टडी नहीं करी हो। हाँ, फिर एक ही नया कॉन्सेप्ट था, वो था कि भैया कि स्क्रीनिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इज वेरी पुअर। ठीक है, तो नाउ लेट्स लुक एट फिजिकल properties, variations in physical property. And the first physical property which we will look at is metallic nature. कि metallic nature में क्या ट्रेंड होता है। अगेन ये भी along expected lines है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन या कोई डिफरेंस नहीं। जो आपने पहले पढ़ा हुआ अगले क्लासेस में सेम चीज, सेम लॉजिक यहां पर भी अप्लाई करेगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा टॉप टू बॉटम। क्यों डिक्रीज होगा? भाई मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, राइट। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, राइट। तो ये दोनों फैक्टर क्या प्रमोट कर रहे हैं? दिस इंप्लाइज कि मेटेलिक कैरेक्टर विल, को क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर विल
increase, right? तो इनफैक्ट बिस्मथ जो लोअर डाउन द लोएस्ट एलिमेंट है दैट इज मेटालिक, और नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर ही है कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होती है। तो ये यहां पे लिखा हुआ है, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एंड सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर हम सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, arsenic and antimony are metalloids, and bismuth is a metal. ओके, तो इसमें भी कोई नई चीज नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट ही है। So the next property, the next physical property which we will look at is the variation in melting and boiling point. Again, boiling point increases from top to bottom. Boiling point increases from top to bottom. बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पर डिपेंड करता है? भाई आपके मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है? लिक्विड टू गैस बन रही है, राइट? तो ये जो इन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस शुड ब्रेक। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा, कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले एलिमेंट्स की बात करते हैं तो। ओके, तो जिसमें ये फोर्स ज्यादा होगा उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसमें ये फोर्स कम होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप लोगों ने पढ़ी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जब हम डिस्कस करते थे बॉइलिंग पॉइंट के वेरिएशन, तो हम बोलते थे टिपिकली अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दैट इज वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वॉन्डर वॉल फोर्स, यानी वॉन्डर वॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया देगा उतना ज्यादा वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें कॉन्सेप्ट आपको याद रखने की। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे, या हम एलिमेंट्स की बात करें तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉन्डर वॉल फोर्सेस हैं, वो डिपेंड करता है मास पे, साइज पे। जितना ज्यादा मास, जितना ज्यादा साइज, उतना ज्यादा वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है इतना? ग्रेट। अब जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, नाइट्रोजन से बिस्मथ पर आते हैं, तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। तो अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा? वॉन्डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाइट्रोजन हैज वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, ओनली 77 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट पे भी सिमिलर ट्रेंड है, बट थोड़ा सा इरेगुलरिटी है। और इरेगुलरिटी किस तरीके से है कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है अप टू आर्सेनिक, यानी नाइट्रोजन से ज्यादा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से ज्यादा आर्सेनिक, और उसके बाद डिक्रीज होता है, राइट? तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम कंपेयर करेंगे, जिसके ट्रेंड हम स्टडी करेंगे, वो है फिजिकल स्टेट, कि नॉर्मल टेम्परेचर पे किस फिजिकल स्टेट के अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड देयर एटॉमिसिटी। वी ऑल नो कि नाइट्रोजन एक गैस है, whereas rest of the elements, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, they all exist as solid.
तो क्या रीजन है भाई इसके पीछे? देखो, नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है। तो क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, इट कैन फॉर्म मल्टीपल पी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ दिस ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स, राइट। तो अगर इनको ओवरलैप करना है, ओवरलैप एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करते, क्या होता है इन दोनों के बीच के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आना चाहिए, इंटरैक्शन होना चाहिए, इस ऑर्बिटल के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए। तो अगर साइज छोटा है तो उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो इंटरैक्ट करेंगे, यानी पाइप बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। जब हम फास्फोरस की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जब हम बिस्मत की बात करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस के अंदर ये जो इंटरैक्शन है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच नाइट्रोजन तो पी पाई बॉन्ड बना लेता है, और उसके कारण से नाइट्रोजन इज एबल टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विथ अनदर नाइट्रोजन एटम एंड एग्जिस्ट एज N2 इन डायटोमिक स्टेट। ठीक, क्योंकि नाइट्रोजन मल्टीपल पी पाई बॉन्ड बना रहा है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम, जो कि बहुत स्ट्रांग हो जाता है, एंड देयरफॉर इट एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट एज गैस। दूसरा एलिमेंट पी पाई बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, एंड देयरफॉर दे एग्जिस्ट एज पॉली एटम्स। ऐसा क्यों? एंड दे एग्जिस्ट एज पॉली एटम एंड ऑल्सो एज सॉलिड। देखो, क्योंकि नाइट्रोजन ने डायटोमिक बनाया है, ठीक है, नाइट्रोजन ने डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाया है तो उसका साइज छोटा होगा। फॉस्फोरस पॉलीएटॉमिक P4 बनाता है तो उसका साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा, मास ज्यादा होगा। अभी हमने पढ़ा साइज बड़ा है, मास ज्यादा है, तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ज्यादा हो जाएगा, देयरफॉर दे विल एग्जिस्ट एज सॉलिड। और नाइट्रोजन क्योंकि उसका साइज छोटा है, साइज छोटा क्यों? क्योंकि डायटोमिक की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, देयरफॉर इट विल एग्जिस्ट एज अ गैस। तो ये रीजन है, नाइट्रोजन के स्मॉल साइज के कारण मल्टीपल पी पाई बॉन्ड बनाता है, एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट, intermolecular forces of attraction is less and therefore exist as gas. Other molecules are not able to, other elements are not able to form p pi bonds. They form, they are polyatomic, size बड़ा हो जाता है, mass बड़ा हो जाता है, therefore they exist as solid because van der Waals forces of attraction increases. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि why nitrogen exists as a gas and rest exists as solid. तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। And finally we will look at catenation. Catenation हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन कितने कार्बन के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, बिकॉज ऑफ विच अनफॉर्चुनेटली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करनी पड़ती है। अगर कैटेनेशन नहीं होता तो शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही नहीं होती, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कैटेनेशन इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 में फॉस्फोरस शोज मैक्सिमम कैटेनेशन। देखो, कैटेनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जो बॉन्ड बन रहा है, जैसे CC बॉन्ड है या NN बॉन्ड है या PP बॉन्ड है, दिस बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और इनकी लेंथ छोटी होनी चाहिए, तभी स्ट्रॉन्ग होंगे ना। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो कैटेनेशन शो होगा। तो नाउ नाइट्रोजन बॉन्ड तो छोटा होता है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, बट फिर भी नाइट्रोजन मैक्सिमम कैटेनेशन शो नहीं करता है, फॉस्फोरस शो करता है। इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है उसके कारण से उसके लोन पेयर्स में बहुत ज्यादा, या उसके इलेक्ट्रॉन्स में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है तो ये नाइट्रोजन जो सिंगल बॉन्ड है वो वीक हो जाता है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। है समझ में? नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर एज कंपेयर टू PP सिंगल बॉन्ड ड्यू टू significant electron repulsion in nitrogen because of its small size. ठीक है,
तो नाइट्रोजन के स्मॉल साइज के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, एंड देयरफॉर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड. तो फॉस्फोरस शोज ग्रेटर कैटिनेशन एंड देयरफॉर एग्जिस्ट एज P4. तभी तो कैटिनेशन शो कर रहा है, तभी तो 4 फॉस्फोरस के एटम्स ज्वाइन कर पाए. ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. और जब हम नीचे जाएंगे फॉस्फोरस के नीचे वाले एलिमेंट्स के देखेंगे तो ये बॉन्ड अगेन वीक हो जाएगा बिकॉज उनका साइज बढ़ जाएगा. रिपल्शन तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, तो रिपल्शन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा लोअर डाउन द ग्रुप. साइज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी. देयरफॉर फॉस्फोरस शोज मैक्सिमम कैटिनेशन. और इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कैटिनेशन और एटॉमिसिटी से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, कि व्हाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 एंड फॉस्फोरस एज P4. दोनों रीजंस हमने अभी कवर करे हैं. तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और आपको डिफिकल्टी ना हो उसको आंसर करने में, अगेन आई एम मेंशनिंग इट. Nitrogen, due to its small size, can form multiple pp bond and forms very strong triple bond and hence exist in diatomic state as gas. Phosphorus cannot form pp bond but shows greater catenation property and exists as P4. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो आपको ये रीजन पता होने चाहिए. दोनों पॉइंट आप मेंशन करोगे तो आपका रीजन, आपका आंसर एकदम परफेक्ट होगा. ओके, so with this I will conclude today's video and I hope you enjoyed the coverage of group 15 element, जिसके अंदर हम लोग ने एटॉमिक प्रॉपर्टीज के वेरिएशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज के वेरिएशन स्टडी करें. एटॉमिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के वेरिएशन मोर और लेस बाकी ग्रुप्स में भी सिमिलर ट्रेंड फॉलो करेंगे. सो आई एडवाइज यू टू गो थ्रू दिस वीडियो थॉरली सो दैट जो आगे आने वाली वीडियोस हैं, जो आगे आने वाले ग्रुप्स हैं, उनको आप इजीली कर पाओगे. So goodbye for now and we will meet soon with the next video in the series P block elements.